Okay, good evening, everyone. So, welcome to the channel MS Study Guru. So, I hope आप सब घर पे अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे फॉर दिस एग्जाम जिसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। आज का जो ये सेशन है वो होने वाला है अबाउट पंजाब इकोनॉमी एंड अबाउट इंडियन इकोनॉमी। ओके, सो आज हम पंजाब और इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन आते हैं एंड बहुत ही डेटा सेंट्रिक टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा डेटा है इन सब में। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको जितना मिनिमम हो सके उसमें डेटा कंसाइज कर पाऊँ और प्रेजेंट कर पाऊँ ताकि आप अपने नोट्स 4 से 5 पेजेस में इन दोनों टॉपिक्स के खत्म कर सकें, राइट। तो इसकी डिटेल्ड पीडीएफ एंड सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर इस कोर्स में। एंड क्योंकि हम लोगों ने अपने ऐप पर पंजाब लेक्चरर केडर इकोनॉमिक्स का कोर्स लॉन्च कर दिया है जिसमें हम लोग कंप्लीट सिलेबस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे। रिकॉर्डेड क्लासेस हैं पूरे सिलेबस की, प्लस नोट्स आपके प्रिपरेशन को इजी बनाने के लिए, पीवाईक्यू सॉल्यूशंस एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस, और एक 24/7 व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो ये कोर्स सिमरन मैम द्वारा ही हैंडल किया जा रहा है एंड किसी भी फर्दर क्वेरी के लिए आप इसमें पूछ सकते हो इस नंबर पर कॉल कर। ओके, अभी हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है कि आज हमारी पंजाब इकोनॉमी की क्लास है। पंजाब इकोनॉमी के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी की भी एंड हम लोग बस आई थिंक 30 सेकेंड्स वेट करेंगे फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है, हीना, संजू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आपने शायद मेरी क्लासेस ज़्यादा नहीं देखी होंगी इस कोर्स में, बट आज जो हम क्लास लेने वाले हैं मैं उसमें बता देती हूँ हम डिस्कस क्या करेंगे। हम सबको पता है इंडियन इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है, और एज अ स्टूडेंट मुझे भी पता है कि हम पढ़ते बहुत कुछ है बट हमें लर्न कुछ नहीं होता इंडियन इकोनॉमी में क्योंकि बहुत डेटा रहता है। मैंने आपके थोड़े से पीवाईक्यूज देखे, तो पीवाईक्यू में आपके जो स्कीम्स थी वो मुझे नेशनल लेवल की स्कीम्स दिखी। जैसे मेक इन इंडिया के ऊपर क्वेश्चन था, आवास योजना के ऊपर क्वेश्चन था। कहने का मतलब जो फ्लैगशिप स्कीम्स है अपनी, राइट। तो अगर आप रोज पेपर पढ़ते हो तो आपको कुछ स्कीम्स तो अपने आप समझ आ जाएंगी, है ना। और कुछ पंजाब इकोनॉमी के बारे में डेटा था। मोस्टली बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप सबको पता होगा, राइट। तो मैंने इस पीपीटी में, इस पीडीएफ में जो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, ये मैं अपलोड कर दूंगी कंटेंट सेक्शन में आप लोगों के लिए आज रात में ही। आप मेक श्योर करना कि आप इसको 2-3 बार पढ़ लो एग्जाम के पहले। पहला रीजन, मैंने बिल्कुल भी इसको वास्ट नहीं बनाया, मैंने ऐसे ही बनाया इसको पॉइंट वाइज में चार्ट के रूप में। मैंने कोई थ्योरी इसमें ऐड नहीं करी है क्योंकि मुझे भी पता है थ्योरी नहीं लर्न हो पाती इतनी ज्यादा। डेटा मैंने वही डेटा डाला है जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। तो कोशिश करिए मैंने कि इजी लैंग्वेज में मैं जो जो इम्पोर्टेंट चार्ट्स थे आपके पूरा सर्वे से मैंने इसमें डाल दिया है, पूरे बजट से इसमें डाल दिया है। तो अगर आपने ये वाला क्लास देख लिया है तो आपको इकोनॉमिक सर्वे नहीं उठाना पड़ेगा पंजाब का, क्योंकि इसमें मोस्टली सारा डेटा मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो जैसे कि आप सबको पता है, फिर भी अगर किसी को सर्वे पढ़ना हो तो पंजाब की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगा सर्वे डॉक्यूमेंट और बजट डॉक्यूमेंट दोनों, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पंजाब का सर्वे और इकोनॉमी के बारे में थोड़ा समझते हैं, सर्वे और बजट के सोर्स से, और उसके बाद हम लोग इंडियन इकोनॉमी भी देखेंगे इसमें, ठीक है। चलो, बीच में कभी भी मेरी आवाज वगैरह कुछ भी अगर कटे तो मुझे बता देना प्लीज। तो दिस इज पंजाब इकोनॉमी की इंडिकेटर्स। ओके, सोर्स है हमारा बजट और इकोनॉमिक सर्वे। चलो, सबसे पहले जो 5 ईयर ग्रोथ रेट है पंजाब का, 2020 से लेके 25 तक पंजाब की इकोनॉमी 4.9% से ग्रो हो रही है। तो ये एवरेज ग्रोथ रेट है 5 ईयर में। बट अगर हम लोग देखें मैम इस साल का, पर्टिकुलर साल का क्या ग्रोथ रेट है, और ये सर्वे 2024-25 का है, ठीक है। मतलब 24 की चीजों को 25 में पब्लिश करा है, तो ये सबसे रीसेंट सर्वे ही है, इसके अलावा और कोई सर्वे नहीं आया। तो ये जो भी डेटा आप इसमें देखोगे ये 2025 का डेटा है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता दूं, और बजट तो है ही 25-26 का हमारा। ओके, तो ग्रोथ रेट जो हम लोगों की है वो अभी है 6% कांस्टेंट प्राइसेस पे, और इंडिया की है 6.4%। कहीं कहीं इंडिया कंपैरिजन भी डला है। सेक्टोरल ग्रोथ अगर हम देखें, वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर 3.1% से ग्रो हुआ है, इंडस्ट्रीज 5.4 और सर्विसेज 6.8। तो मैंने सिर्फ बुलेट बुलेट में डेटा डाला है जैसे आप देखोगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये चार्ट आपको लर्न करना है।
ठीक है। आप अपनी नोटबुक में साइमल्टेनियसली लिख भी सकते हो कॉपी में, ठीक है। पीडीएफ तो मैं डाल ही दूंगी, बट कॉपी में लिख भी सकते हो छोटा छोटा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है क्योंकि ये हमें बता रहा है सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट का क्या शेयर है और सेक्टर वाइज जीवीए में क्या शेयर है। जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड। पहले हम लोग जीडीपी करते थे, बट हम लोग जीवीए में शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 23-24 का भी डला है और 24-25 का भी डला है, ठीक है। तो कभी कभार पुराने सालों का भी आ जाता है, तो मैंने दोनों ही इसमें डाल दिया था, आपके सर्वे से ही लिया है। एग्रीकल्चर का शेयर है 27%, इंडस्ट्री का 31.9, सर्विसेज का 40.8, मतलब सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट में शेयर सर्विसेज का है, ठीक है। अगर हम लोग जीडीपी में देखें यानी जीवीए में देखें तो एग्रीकल्चर का शेयर है 24, इंडस्ट्री का 27 और सर्विसेज का 47। तो ये दोनों चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। सबसे ज्यादा शेयर सर्विसेज का एम्प्लॉयमेंट में भी है और सबसे ज्यादा जीवीए में भी शेयर है, ठीक है। इंडिया का ट्रेंड देखें तो इंडिया के ट्रेंड में ये चेंज हो जाता है। इंडिया में हमें पता है एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा शेयर एग्रीकल्चर का है, ठीक है। चलिए, तो इंडिया का भी नीचे डला हुआ है। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर, फिर हम लोग का आता है सर्विस और फिर हम लोग का आता है इंडस्ट्री, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड की मैं बात करूं तो इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रॉस वैल्यू एडेड आती है सर्विसेज से, सेम लाइक पंजाब, फिर आती है इंडस्ट्री से, फिर आती है एग्रीकल्चर से। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ओके। अच्छा, कुछ भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो, ओके। स्क्रीन दिख रहा था ना? कुछ भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो और मैं थोड़ी थोड़ी देर में चैट खोल के देख लूंगी। चलो, नाउ नेक्स्ट सम मोर फैक्ट्स। एवरेज इनकम ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड, अगर पंजाब में एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड की इनकम देखें तो वो है 31,000 रुपए, ओके। देन पर कैपिटा जीएसडीपी, पर कैपिटा अगर हम देखें ईयरली के सेंस में, ओके, तो ईयरली के सेंस में एक इंसान ऑन एन एवरेज 2,44,527 रुपीज कमाता है। यही मंथली हम लोग देखें तो 20,000 रुपए मंथली आता है। तो पर कैपिटा का भी डेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। इन्फ्लेशन हम देखें कितना था हमारा, तो इन्फ्लेशन हम लोग का था 5.1% तक। फूड इन्फ्लेशन था हम लोग का 7.65% तक, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने डाला है ड्राइवर्स ऑफ इन्फ्लेशन, कि सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन का होता है। इसके पहले एक बेसिक ट्रेंड है जो पंजाब इकोनॉमी में फॉलो होता है, हमेशा रूरल इन्फ्लेशन जो होता है वो मोर देन होता है अर्बन इन्फ्लेशन। तो एक छोटा सा वो है मतलब इंफॉर्मेशन, तो रूरल इन्फ्लेशन अर्बन से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि रूरल इन्फ्लेशन में फूड के अगर पैसे बढ़ते हैं तो एकदम से महंगाई बढ़ जाती है। रूरल लोग ज्यादा किस पे डिपेंडेंट रहते हैं? सर्विसेज पे नहीं, क्लोथिंग पे नहीं, फैशन पे नहीं, वो लोग सबसे ज्यादा खाने पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। तो अगर खाने का प्राइस बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली रूरल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दे आर हेविली कंजम्पशन बेस्ड सेक्टर, ठीक है। हम लोग भी कंज्यूम करते हैं बट हम लोग दूसरी चीजों पे भी निर्भर रहते हैं, तो वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो रूरल इन्फ्लेशन ज्यादा होने का रीजन ये है क्योंकि वो ज्यादातर से फूड्स पे डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर ये जो फिगर है हम लोगों को, ये फिगर हम लोग को बता रहा है कि क्या इन्फ्लेशन ड्राइव करता है रूरल पंजाब में और अर्बन पंजाब में। तो अगर हम देखें तो रूरल में दिसंबर 24 तक फूड एंड बेवरेजेस सबसे ज्यादा, जैसे कि मैंने बताया, ये देखो ये पूरा येलो पोर्शन है हम लोगों का फूड एंड बेवरेजेस, ये वाला सर्कल अगर हम देखें। देन हम लोगों का उसके बाद आ जाता है पान एंड टोबैको जो कि थोड़ा सा शेयर है, देन फ्यूल, देन मिसलेनियस, क्लोथिंग, ठीक है। तो आप एक ऐसा चार्ट बना सकते हो, जैसे सबसे ज्यादा है अपना फूड, ठीक है, तो फूड इन्फ्लेशन करके ऐसा आपने मार्क कर दिया। फूड इन्फ्लेशन के बाद दूसरा है अपना मिसलेनियस। अब मिसलेनियस हमको नहीं पता है, मेंशन नहीं है मिसलेनियस क्या है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा फूड हो गया, फिर मिसलेनियस हो गया, फिर हम लोग क्या हो गया क्लोथिंग, ठीक है, फिर हम लोग क्या आ गया फ्यूल, पान, टोबैको एक्सेट्रा। तो आप इस चार्ट में से देखकर कर सकते हो। देन अर्बन इन्फ्लेशन देखे तो अर्बन में ये हम लोग का सेक्टर है फूड वाला, तो ये हम लोग क्या हो गया फूड, ये हो गया हमारा फ्यूल वाला, देन ये हम लोग का हो गया पिंक कलर का क्लोथिंग वाला, देन रेड कलर का हम लोग का हो गया मिसलेनियस, ओके, डार्क पिंक कलर का हो गया हमारा हाउसिंग। तो आप इसका भी ऐसे ही करके चार्ट बना सकते हो जो कि अर्बन ड्राइव करता है, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्स रेशियो की बात करें, पंजाब का सेक्स रेशियो है 897, ये 2018 और 20 का ही डेटा उसमें गिवन था। और सेक्स रेशियो अगर हम नेशनल वाइड चेक करें तो ये है 907, 18 और 19 का, ओके।
देन इंटर सेक्टोरल ग्रोथ रेट। अब हम लोग सेक्टर के अंदर देखेंगे। अभी हमने सिर्फ एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट देखा, अब हम एग्रीकल्चर के अंदर भी जो सेक्टर्स हैं, सर्विसेज के अंदर हैं, मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्री के अंदर है, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी है, एक ट्रेंड पता होना चाहिए, सब कुछ नहीं लर्न कर सकते हम। ठीक है, तो ट्रेंड देखो, जैसे अगर मैं बात करूं, पहला हमने सर्विस सेक्टर की बात करी, ठीक है, जिसका सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है हमारे पंजाब में। तो सर्विसेज का सबसे पहले तो जब हम लोग देखें कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 47.8%। अब अगर आप ध्यान से सर्वे पढ़ोगे ना, तो देखो यहाँ पर सर्विसेज का 47.8 लिखा है 2024-25 का। ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर भी 47.8 लिखा है। तो बहुत सारा डेटा तो रिपीटेटिव है, इससे चेक भी हो जाता है कि सही लिखा है कि नहीं, राइट। तो सर्विसेज का शेयर 47.82 है, तो ये तो हमको पता चल गया। अब सर्विसेज के अंदर भी कौन सी सर्विस का सबसे ज्यादा शेयर है, तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से अरेंज करने का, तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे ज्यादा शेयर सर्विसेज के अंदर है ट्रेड होटल का। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट। उसके बाद हम लोग का आ गया रियल इस्टेट। ठीक है, उसके बाद अभी अदर सर्विसेज को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि अदर सर्विसेज ऐसे क्वेश्चन में नहीं आएंगे, वो लोग आपसे जानबूझ के ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज ऐसे करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया हमारा ट्रेड होटल, देन सेकंड हो गया हमारा रियल इस्टेट, थर्ड हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट, देन ये भी सेम ही है, तो पब्लिक एड भी हमारा थर्ड हो गया, एंड देन ये हो गया हमारा फोर्थ। तो आप लोग कैसे अपने नोट्स में डालोगे, आप लोग डालोगे इंटर सेक्टोरल ऑफ सर्विस, फिर 1 2 3 4 और बस नाम लिखोगे। ठीक है, ये ग्रोथ रेट एग्जाम में आना बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो जाता है लर्न करना कि भाई कितना है ट्रेड होटल का, बट स्टिल साइड में लिखना हो तो सेफ्टी के लिए लिख लेना। ठीक है, कुछ ना आने से कुछ होना तो सही है, 1 2 3 4 5 तो करके लिख ही रहो, तो मैं आपको थोड़ा छोटा छोटा नोट बनाने का भी आइडिया दे रही हूँ, ताकि आप लोग को एकदम एंड में ओवरवेलमिंग ना लग जाए, बस बाकी ये सब कुछ नहीं देखना है हमको। ठीक है, देन लेट अस मूव टू द अदर। अब जैसे हम लोगों ने सर्विसेज का देखा, अब सेकंड हम देखेंगे इंडस्ट्री का। तो मैम इंडस्ट्री का अगर हम देखें, तो इंडस्ट्री का जो शेयर है वो तो है 27%। अब इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है वो कौन सा सेक्टर है, वो है मैन्युफैक्चरिंग, ऑब्वियसली। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग का है, फिर कंस्ट्रक्शन का है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का है, दैट्स इट। तो 1 2 3 लिखा, काम खत्म। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हम लोग का है एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है हमारा 24.5। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है, हम लोग का क्रॉप्स का, उसके बाद हमारा लाइफ स्टॉक का, उसके बाद हमारा फॉरेस्ट्री, एंड देन ये तो लाइन से ही लिया है। ठीक है, लाइफ स्टॉक इस बार हम लोगों ने लाइफ स्टॉक में थोड़ा सा डिक्लाइन भी देखा है। ठीक है, लाइफ स्टॉक में डिक्लाइन क्यों देखा है हमने, क्योंकि एक लंपी डिजीज करके हो गई थी, जो कि बहुत कॉमन वर्ड था सर्वे में, जिसमें लाइफ स्टॉक को बीमारियां होने लगी थी, तो उसके कारण हमारा जो लाइफ स्टॉक का शेयर है वो डिक्लाइन हो गया इस बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट अप अगर अब हम देखें, नेक्स्ट डेटा कौन सा है जो इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ नहीं देखना है, बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है इस पे। ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हम लोग को ये पता होना चाहिए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि पंजाब में, इंडिया और पंजाब का यहाँ पे कंपैरिजन चार्ट दिया है। ठीक है, तो 23-24 में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो था वो था हमारा 55.7, इंडिया का कितना था 60, तो पंजाब का बुरा नहीं है। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मतलब कितने लोग हमारे कंट्री में काम कर रहे हैं इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन। ठीक है, हम सब लेबर है, जैसे मैं क्या हूं, मैं भी लेबर ही हूँ। लेबर का मतलब ये नहीं होता जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, रोड पे काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज की बात अलग है, बट हूं तो मैं भी लेबर, मैं भी अपनी सर्विसेज दे रही हूँ, राइट। देन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हम लोग का 52.7, यहाँ पर है 58, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा ये है 5.5 और 3.2। इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंट मुझसे आप पूछो तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ठीक है, तो ये दो फिगर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी इंडिया से अभी हमारी थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, इट इज 5.5। देन नेक्स्ट अप वी कम अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स इन रूरल एंड अर्बन एरिया। अब रूरल और अर्बन एरिया में सेग्रीगेटेड रहता है हमारा, तो इतना डेप्थ में ऑल्दो आने के चांसेस कम होते हैं, बट फिर भी हम देख लेंगे एक बार। तो अगर मैं पंजाब और इंडिया का देखूं, पंजाब का रूरल अर्बन देखूं, सॉरी, तो पंजाब का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 57.4 है, जो कि रूरल एरिया में है, और अर्बन एरिया में 52.9 है, मतलब दोनों जगह पे ऑलमोस्ट पास पास में ही है। देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट दूसरा इंपॉर्टेंट, यहाँ का 5.4 और अर्बन का 5.6 है। ठीक है, देन अगर मैं इंडिया का पर्सपेक्टिव भी देखना चाहूँ तो इंडिया का 63.7 है और अर्बन में 52 है। तो बस यही फिगर हम लोग को ध्यान रखने होंगे। ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम दैट
लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट। इंडिया का यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी उन्होंने दे के रखा है, तो 2.5 और 5.1 ये भी हम इम्पोर्टेंट है, हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, देन नेक्स्ट अप वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स इन मेल एंड फीमेल। तो हम देखेंगे मेल और फीमेल में भी तो चेंजेस होते ही है ना, तो मेल और फीमेल में क्या चेंज है जो हमको समझ आ रहा है पंजाब में। तो अगर मैं देखूं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है मेल का इतना, फीमेल का इतना। क्यों मैम? क्योंकि फीमेल के पास और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो उनको काम पे जाने से नहीं यानी अलाउ नहीं करती उनको, इसलिए हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फीमेल का कम है। अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखूं तो मेल का है 4.9, फीमेल का ज्यादा होगा, क्योंकि फीमेल का एम्प्लॉयमेंट कम है तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। तो कभी कभार हम लोग तुक्के से भी ट्रेंड पता हो तो हम लोग कॉमन सेंस से अपने आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, वर्कर पॉपुलेशन अगर नहीं लर्न करना है तो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, देन कॉम्पोजिशन ऑफ वर्कफोर्स अक्रॉस सब सेक्टर्स। अब ये सारे ही सेक्टर्स मैंने इंक्लूड कर दिए एक ट्रेंड जानने के लिए कि देखिए कितना ज्यादा किसमें एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पंजाब में एग्रीकल्चर में 27% है, मैन्युफैक्चरिंग में 18 है, कंस्ट्रक्शन में 13, 13 और 5, मतलब ज्यादा लोग हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में है कंपेयर टू दीज सेक्टर्स। ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं इंडिया लेवल का देखूं तो इंडिया लेवल में भी यहाँ पे दिया है, इंडिया में भी एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा है एंड देन इसके बाद इसमें कम है। ठीक है, तो इंडिया का भी मैं कराऊंगी इकोनॉमी, बट हाँ शिल्पा ने कुछ हैंड रेस किया है। शिल्पा मैं आपको अनम्यूट करूँ क्या? क्या आपसे गलती से हो गया है? आपको कोई डाउट है? आप चैट पे बता सकते हो, इट्स ओके, गलती से हो गया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ सकता है। ओके शिल्पा, नो प्रॉब्लम। कि मैम अभी आपने ऊपर बोला था कि एग्रीकल्चर से ज्यादा तो सर्विसेज का एम्प्लॉयमेंट में शेयर रहता है। हाँ होता है, बट यहाँ पर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, इसमें हमने सर्विसेज एज अ होल नहीं लिया। तो रिलेटिवली मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन ट्रेड और ट्रांसपोर्ट से कंपेरिजन करें तो एग्रीकल्चर का सबसे ज्यादा शेयर है कहाँ पर? पंजाब में। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट अप अगर हम देखें तो इसका डेटा लर्न करने की जरूरत नहीं है, बाय द वे मैं ये भी बताते जाऊं अगर आपको लग रहा हो ये सिर्फ ट्रेंड है, कुछ चीजें ट्रेंड के लिए डाली जाती है। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस देखें हम तो ये मेल है फीमेल है। मैम अभी आपने बताया कि फीमेल काम नहीं कर पाती तो फीमेल में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा ही होगा, तो पंजाब में अराउंड 25% था और मेल का 15% था। ठीक है, टोटल इतना। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम आते हैं एग्रीकल्चर के सब सेक्टर्स में। ठीक है, एग्रीकल्चर के सब सेक्टर्स में अगर हम देखें तो कौन से सेक्टर का शेयर सबसे ज्यादा है एग्रीकल्चर में, वो है। तो अगर 2024-25 की बात करें तो जैसे कि अपन ने ऊपर भी देखा था एक टैबुलेटेड फॉर्म में, क्रॉप्स का सबसे ज्यादा शेयर है। क्रॉप्स के बाद अपना है लाइफ स्टॉक। ठीक है, लाइफ स्टॉक के बाद है फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट के बाद है फिशिंग। तो मैम 1 2 3 4 ट्रेंड पता होना चाहिए। ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट अप अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा है क्रॉप वाइज यील्ड। अब क्योंकि पंजाब को बोल ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है, राइस बोल ऑफ इंडिया, वीट बोल ऑफ इंडिया, वीट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू राइस से। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड देखेंगे अगेन। तो कितना हम लोग का सीरियल्स है? अराउंड 2283 इन वॉट? इन केजी पर हेक्टेयर। ओके, पल्सेस का कितना है? 881 इन केजीज पर हेक्टेयर और 1314 ऑयल सीड्स इन केजी पर हेक्टेयर। ये किसका है? ये इंडिया का है। पंजाब में देखो इंडिया के नेशनल एवरेज से पंजाब में ज्यादा है। ओके, तो पंजाब का सीरियल्स है 3801 पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। फिगर लर्न कर रहे हैं? नहीं लर्न करने, सिर्फ ट्रेंड पता होना चाहिए कि सीरियल सबसे ज्यादा पंजाब में उगता है, फिर पल्सेस आता है, फिर ऑयल सीड्स आता है, फिर पल्सेस आता है पंजाब में। ठीक है, तो सीरियल, ऑयल सीड्स एंड पल्सेस। देन नेक्स्ट अगर हम देखें इरिगेशन के सोर्सेज, इरिगेशन के सोर्सेज पंजाब में किस जगह से सबसे ज्यादा पानी आता है? तो ट्यूबवेल से सबसे ज्यादा पानी आता है, फिर कैनल्स में आता है। इंडिया में देखें तो इंडिया में ट्यूबवेल से आता है, देन कैनल से आता है, वेल से आता है, टैंक से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्यूबवेल और कैनल ही चलता है। बाकी आप लोग देखोगे बाकी बहुत मिनिमलिस्ट दिख रहे हैं, ठीक है, टैंक्स वगैरह, इसलिए उनका इन्होंने मार्क ही नहीं करा। तो ये भी ट्रेंड के लिए है। कितना परसेंटेज लर्न करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लर्न द ट्रेंड। ओके, देन ओके, यस द वॉइस इज क्लियर। देन हम लोग आते हैं मैम ऑपरेशनल
होल्डिंग्स में। ऑपरेशनल होल्डिंग्स मतलब वैसे फील्ड जिसमें हम इरिगेशन करते हैं, जो ऑपरेशनल है। फील्ड्स में या लैंड में 9 प्रकार के लैंड होते हैं, ऑपरेशनल लैंड, फैलो लैंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फैलो मतलब जिसपे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे लैंड अभी इंक्लूड नहीं कर रहे। ऑपरेशनल मतलब जहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है। तो अगर हम पंजाब का ट्रेंड देखें जो ऑरेंज में दिया हुआ है, तो हमारे मीडियम लैंड सबसे ज्यादा है, मतलब पंजाब के पास रिलेटिवली फ्यू शेयर्स है मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स के इन कंपैरिजन टू इंडिया। इंडिया का पर्सपेक्टिव देखें तो मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर सबसे ज्यादा होंगे, राइट। बट पंजाब में देखें तो मीडियम और लार्ज फार्मर्स काफी ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑफकोर्स लोगों के पास बहुत बड़े बड़े खेत हैं, बहुत फार्मर्स हैं, राइट। तो हम लोग पंजाब का देखें तो मीडियम ऑफ लार्ज फार्म्स यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेंगे, और आपको स्मॉल और मार्जिनल कम देखने को मिलेंगे। तो ये भी किस लिए है, ट्रेंड। बट अगर हम इंडिया पर्सपेक्टिव देखें तो इंडिया में आपको स्मॉल और मार्जिनल ही सबसे ज्यादा दिखेंगे, बाकी आपको लार्ज तो देखो 9% है इंडिया के केस में, मीडियम और सेमी मीडियम भी कम ही है रिलेटिवली, ठीक है। देन नेक्स्ट अब देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात करें तो सब सेक्टर्स जो जीएसवीए में कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स है, ऊपर हमने टेबल देखी थी, ये अगर इसका हम लोग टैबुलेटेड चार्ट देखना चाहें तो हम सबको पता है, फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंड है कंस्ट्रक्शन, थर्ड है इलेक्ट्रिसिटी एंड देन माइनिंग। तो 1 2 3 4 ऐसे करके आपको लिखना है, और पर्टिकुलर किसका कितना शेयर है, तो ये हम ऊपर टैबुलेटेड फॉर्म में ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें इंडिया का भी कंपैरिजन है, इंडिया का भी वही है, इसमें 1 2 3 4 सेम है, ओके। देन इंडस्ट्रियल का सब सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कितनी है, तो वो अब हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा शेयर किसका है, सबसे ज्यादा शेयर है मैम मैन्युफैक्चरिंग का, बिकॉज येलो से देखो आप लोग को मैन्युफैक्चरिंग दिख रही है। तो ऑब्वियसली अगर मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज्यादा शेयर है तो मैन्युफैक्चरिंग ही सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कराती होगी, ठीक है। तो अगर 2011-12 में देखे तो मैन्युफैक्चरिंग में ही सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट थी, और 2023-24 में देखिए तो भी ट्रेंड सेम ही है, सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग, फिर हम लोग का आता है कंस्ट्रक्शन, फिर हम लोग का आता है इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई, और फिर आएगा हमारा माइनिंग वगैरह, ठीक है। तो माइनिंग का बहुत कम है। तो अगेन ट्रेंड एम्प्लॉयमेंट का सेम एज जो जीएसवीए में था, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, ओके। देन सोर्सेज ऑफ पावर, सोर्सेज ऑफ पावर देखें तो ये भी मैंने ट्रेंड के लिए डाला है कि कैसे हम लोग को पता चलेगा कि कौन सी पावर सबसे ज्यादा यूज होती है। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ यूज होता है थर्मल, ओके। थर्मल के बाद हमारा नेक्स्ट है येलो से हाइड्रो, देन है हमारा आरईएस एंड देन है हम लोग का न्यूक्लियर, ठीक है। अब मैं आपको 2 सेकेंड दे रही हूँ, मतलब चलो 30 सेकेंड में देती हूँ। किसी को अगर आरईएस का फुल फॉर्म पता हो तो मुझे बताओ चैट बॉक्स में कि आरईएस क्या है, तुक्का भी लगा सकते हो, इससे पता भी चल जाएगा अगर आप सुन रहे हो कि नहीं। 1 2 3 4, ये ट्रेंड पता होना चाहिए। किसी ने नहीं लिखा, व्हाट डू यू थिंक आरईएस हो सकता है? एनर्जी के कितने टाइप्स होते हैं, सुना है? रेन्यूएबल एनर्जी, नॉन रेन्यूएबल एनर्जी, राइट। जो सन है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये हम लोग की रेन्यूएबल एनर्जीज है, ठीक है। यस एब्सोल्युटली। अच्छा मुझे लगा आंसर दिया है। इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, यस संजू, हम लोग इंडियन इकोनॉमिक सर्वे भी करेंगे, बट पहले हम लोग ये करेंगे पंजाब का, राइट। इंडिया की भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हम डालेंगे, ठीक है। ओके ओके चलो, नो प्रॉब्लम, आ जाओ। तो ये है हम लोग का नॉन रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का शेयर, ठीक है। जैसे अपना सोलार हो गया, देन विंड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्रेंड कौन सा है देखते हैं, सर्विस सेक्टर का। तो सर्विस सेक्टर का अगर हम लोग ग्रोथ रेट देखें और शेयर देखें इन जीवीए, तो सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा शेयर है हमारा ट्रेड का, ठीक है। देन हम लोग का नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्ट का, देन हम लोग का नेक्स्ट आ जाता है रोड ट्रांसपोर्ट, देन व्हाट, आई थिंक टॉप 3 इज फाइन, नीचे कम्युनिकेशन भी है। अच्छा एक सेकेंड, इसको मैं शॉर्ट कर देती हूँ थोड़ा, वरना ऐसा दिखेगा नहीं। कहाँ चला गया?
वन सेकेंड, ये तो I'll do a little zoom out. ऐसा दिख रहा है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को तो पीडीएफ में दूंगी ही दूंगी वैसे भी। तो यहाँ पे सर्विसेज में जो अलग अलग सर्विसेज होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, ऐसे सर्विसेज में भी बहुत अलग अलग सर्विसेज है। जैसे कि फर्स्ट हमारा है ट्रेड, देन आ जाता है हमारा ट्रांसपोर्ट, देन आ जाता है हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल इस्टेट सर्विसेज, पब्लिक एड एक्सेट्रा। अब ट्रांसपोर्ट में भी अलग अलग ट्रांसपोर्ट आ जाते हैं, तो ये इतना तो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। बट हाँ, ट्रेड का इतना, ट्रांसपोर्ट का इतना, फाइनेंशियल का इतना, रियल इस्टेट का इतना। तो एटलीस्ट मेरे को टॉप 3 ट्रेंड्स तो पता होना चाहिए कि सबसे पहले है मैम ट्रेड, उसके बाद है हमारा रियल इस्टेट, ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है ट्रांसपोर्ट एंड पब्लिक एड। तो बस टॉप 3, तो 1 2 3 आपको पता है नोट्स में कैसे लिखना है। ओके ओके, नेक्स्ट अप अगर हम देखें तो यहाँ पर अब ट्रेड का क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर है, ट्रांसपोर्ट का कम शेयर है, तो इसी को हम लोगों ने यहाँ पे पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर दिया है ताकि और लर्न करने में इजी हो, ठीक है। तो ये अपना जो 37% है ये ट्रेड दिखा रहा है। फिर हम लोगों का हमारा जो पब्लिक एड है ये वो दिखा रहा है, ये वाला कलर आई थिंक, सॉरी रियल इस्टेट है, ये कलर में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो ये अपना है ट्रेड वाला, ठीक है। देन ये अपना है रियल इस्टेट वाला, ओके। देन ये अपना हो जाएगा ट्रांसपोर्ट और फाइनेंशियल सर्विसेज वाला, ओके। तो आप ऊपर वाली टेबल से नीचे लिख सकते हो, जो ऊपर दिया है वही नीचे पाई चार्ट में दिया है, नथिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट अप, क्योंकि कलर स्कीम थोड़ी सी मिक्स है ना, ये पूरे ही शेड्स ऑफ ब्राउन ले लिया इन लोगों ने, तो आई डोंट वांट कि मैं यहाँ पर अभी टाइम वेस्ट कर कर चेक करूँ कलर कौन सा है, तो आप लोग वो अपने एंड से कर लेना, ओके। देन अपार्ट फ्रॉम दैट कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड, अब यहाँ पर इसकी इतनी जरूरत तो नहीं थी, बट यहाँ पे मैंने कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड भी कर ही दिया है। तो ट्रेड और होटल का एक वो कंपेरिजन चार्ट है यहाँ पर, यहाँ पर जो ये वाला है ये ट्रेड दिखा रहा है, और ये वाला एस्पेक्ट हम लोग को होटल दिखा रहा है, जो हमको पता ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अप, ये चार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट, पंजाब सिटी में कंट्री में अर्बनाइज्ड, फिफ्थ अर्बनाइज्ड स्टेट है। अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करें तो मतलब क्या बोलते हैं अर्बनाइजेशन को, शहरीकरण, कि कितने ज्यादा शहर आ रहे हैं। रेस्ट का नहीं तो पता। मीटिंग रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का मतलब होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज जो अपने आप रिन्यू हो जाए, जैसे सन, सौर ऊर्जा। सन हम लोग को कभी खत्म हो ही नहीं सकती, सन अपने आप रिन्यू होती रहती है, राइट। विंड एनर्जी, विंड को कभी हम खत्म कर ही नहीं सकते, अपने आप विंड आती रहती है ना। बट व्हाट अबाउट कोल, कोल को तो हम खत्म कर सकते हैं, अगर हमने एक्सेसिव यूज कर लिया तो कोल हमारा खत्म हो जाएगा। तो कोल होता है नॉन रेन्यूएबल एनर्जी, जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, जो खत्म हुआ तो खत्म हुआ ही हुआ, ठीक है, वो बात है इसकी। चलो अब नेक्स्ट, थोड़ा अर्बनाइजेशन के अगर ट्रेंड्स हमें पता हो तो अर्बनाइजेशन में पंजाब फिफ्थ अर्बनाइज स्टेट है इंडिया में। अर्बन पॉपुलेशन पंजाब में कितनी है, अराउंड 37.48, बट ये पुरानी है, ये सेंसस 2011 के हिसाब से है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद सेंसस हुआ ही नहीं है। अब पंजाब के अंदर भी कौन सी ज्यादा सिटीज अर्बनाइज है, तो लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला एंड गुरदासपुर। तो इसका तो ऑलरेडी चार्ट बना हुआ है, ठीक है, सबसे ज्यादा लुधियाना है, तो ये ट्रेंड भी आपको थोड़ा पता होने चाहिए। देन हेल्थ इंडिकेटर्स देखें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जो पंजाब में है वो इंप्रूव हुई है, वो हमारी हो गई है 74.5। इंडिया की कितनी है, 71.4, ठीक है। कौन से साल का डेटा है, 2016 एंड 2020, दैट्स इट। इसके अलावा आपको और कोई ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत पुराने ट्रेंड्स है, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी सिग्निफिकेंटली हायर होती जा रही है नेशनल एवरेज से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारी स्टेट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है। हेल्थ अच्छा बन रहा है तो हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छी मेडिसिन है, तो लोगों की जो जीने की ईयर्स हैं, एवरेज ईयर्स, वो बढ़ते जा रहे हैं, सिंपल, ठीक है। देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि 1 साल के अंदर अंदर किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है, किसी बच्चे की डेथ हो जाती है। अंडर 5 मतलब 5 साल के अंदर अंदर जिन भी बच्चों की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग अगर देखें तो 15, 16 और 19, 20 में देखें तो पंजाब का ट्रेंड है हम लोग का अंडर 5 में, तो ये है हमारा 32.7, ओके। और अगर हम लोग 15, 16 में देखें तो हम लोगों का है ट्रेंड पंजाब का 33.2,
ओके। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, तो ये हमारा ज्यादा था, फिर हमारे कम हो गया, विच इज अ गुड थिंग। ओके, सेम अगर हम लोग देखें इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में, तो ये पहले था हमारा 29, अब हमारा हो गया है 28, तो ये भी हमारा कम हो गया है, विच इज गुड। ओके, तो आपको करंट फिगर इसके ध्यान रखने चाहिए कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट रेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो ये वाला, ठीक है। तो अंडर 5 मोर्टालिटी रेट और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अब कितना हो गया है 19-20 के हिसाब से पंजाब का ये। ओके, देन नेक्स्ट अप क्या है, कौन सा डेटा है, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मतलब एक बच्चे को पढ़ना लिखना आता है बेसिक, उसको हम लोग बोलते हैं कि बच्चा लिटरेट है। तो यहाँ पे सेंसस 2011 का भी डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए वो भी डला है। और अगर मैं देखूं PLFS मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो रिपोर्ट्स निकालते हैं उनके हिसाब से भी, तो ये रिपोर्ट लेटेस्ट है 23-24 में। 23-24 में अगर हम लोग देखें लिटरेसी रेट, तो वो हो गई है पंजाब की 87 मेल, 79 फीमेल। अर्बन भी दिया है, रूरल भी दिया है और ओवरऑल भी दिया है, तो ये सारे फिगर्स इंपॉर्टेंट है लिटरेसी रेट के। तो अब अगर वही मैं 2011 से देखूं तो उसका है 80, विच इज लेस, देन हो गया यहाँ 70, 71, 83 एंड 75, ठीक है। तो सारे ट्रेंड्स में आप देखोगे तो सारे ट्रेंड में हमने पंजाब में आगे आने वाले मतलब 23-24 वाले साल में इम्प्रूवमेंट देखा है। सिर्फ यहाँ पर रूरल एरिया में हमने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट नहीं देखा। रूरल एरिया में पहले ज्यादा अच्छा था लिटरेसी रेट, अब थोड़ा कम हो गया है, बट ओवरऑल देखें तो इम्प्रूवमेंट ही है, ठीक है। तो दोनों हिसाब से आपने लिटरेसी रेट देख लिया और उसके नीचे इंडिया के ट्रेंड्स डले। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट एनरोलमेंट रेशियो, कि कितने बच्चे स्कूल जाने के लिए अपने आप को एनरोल करते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, अपर प्राइमरी, हायर सेकेंडरी का अगर हम लोग डेटा देखें तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और नेट एनरोलमेंट रेशियो, तो यहाँ पर अगर हम लोग प्राइमरी का देखें तो प्राइमरी का है 106.96 2023-24 में। ओके, अपर प्राइमरी का इतना, सेकेंडरी का इतना, हायर सेकेंडरी का इतना, ठीक है। तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, क्योंकि ये इतना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो या तो आता है हायर एजुकेशन का या स्कूल एजुकेशन का। ओके, अगर हम लोग नेट एनरोलमेंट रेशियो देखें तो नेट एनरोलमेंट रेशियो भी हम लोगों के फिगर्स यहाँ पे डले हुए हैं, 91.15 इसका, 74, 52 एंड 43। तो अगर आप ट्रेंड देखोगे तो ट्रेंड डिक्रीजिंग है, यहाँ पर भी ट्रेंड डिक्रीजिंग है। तो ये ट्रेंड थोड़ा याद रखना कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी कम हो रहा है, नेट एनरोलमेंट रेशियो भी कम हो रहा है। ओके, कोई डाउट? लेट मी चेक द चैट बॉक्स एक बार। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और नेट एनरोलमेंट रेशियो के बीच में फर्क क्या है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में फर्क यही है कि जो हमारा नेट एनरोलमेंट रेशियो होता है, नेट एनरोलमेंट रेशियो हमारा मेजर करता है परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द ऑफिशियल स्कूल एज जो एनरोल हुए हैं, यानी जिनकी स्कूल जाने की उम्र है और जो लोग एनरोल हुए हैं कोई भी स्पेसिफिक लेवल में, ठीक है। बट जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो टोटल एनरोलमेंट बताता है, हर लेवल पे, हर एज पे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 55 ईयर्स का इंसान भी एनरोल कर रहा है एजुकेशन में या कोई भी कोर्स में, तो वो कहलाएगा हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। बट नेट मतलब कोई नेट एनरोलमेंट रेशियो मतलब कोई 18 साल तक जो हमारी स्कूलिंग एज होती है उसमें एनरोल कर रहा है वो दिखाता है, ठीक है। तो एनईआर हमेशा लेस देन 100% होता है और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है हमारा वो 100 से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो की डिफरेंस ये है कि नेट एनरोलमेंट रेशियो हमारा ज्यादा एफिशिएंसी पे फोकस करता है कि वेदर जो चिल्ड्रन स्कूल जा रहे हैं वो करेक्ट एज में है फॉर देयर ग्रेड और नॉट, ठीक है, सही ग्रेड में और सही एज में है कि नहीं। और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फोकस करते हैं कि टोटल कैपेसिटी कितनी है हमारी एजुकेशन सिस्टम की। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में वो स्टूडेंट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं जो रिपीट कर रहे हैं पर्टिकुलर क्लास, ठीक है, और या फिर ग्रेड एक्सेट्रा। तो ग्रॉस बड़ा टर्म है, नेट छोटा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। क्या पूछा है, नोटिफिकेशन आ गया है लेक्चर केडर का? नहीं संजू, एक्चुअली मैं इन सिमरनजीत मैम ये कोर्स ज़्यादा पढ़ाती है तो उनको ज़्यादा नॉलेज होगी इन सब के बारे में। ओके, तो ये मैं उनसे आपको पूछ के बताऊंगी, जहां तक मुझे आइडिया है अभी शायद नहीं आया है, ठीक है। तो अभी इसमें आने वाला था, बीच में सुनने में तो ऐसे ही आ रहा था कि 13 तक आ जाएगा, 13 मार्च तक, तो वी विल वेट, ठीक है। चलिए, देन अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट डेटा जो इम्पोर्टेंट है हम लोग का, एससी पॉपुलेशन अगर हम देखें तो 31.9% है हमारी, जो हाईएस्ट है पंजाब में सारे स्टेट्स में। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पंजाब में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट है।
देन अगर हम लोग अब थोड़ा बजट की तरफ आए कि फिजिकल परफॉर्मेंस कैसा है स्टेट का, अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो पूरा इकोनॉमिक सर्वे का इंपॉर्टेंट डेटा था। तो रेवेन्यू रिसीट्स, टैक्स रेवेन्यू कितना आया है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये सारे के सारे फिगर्स आपके 25-26 बजट से लिए गए। ठीक है, अब मैम क्या हमको ये सब लर्न करना पड़ेगा, ये कि हमारा रेवेन्यू रिसीट्स इतना है, ये इतना है, ये इतना है? नहीं, इतना हमको लर्न नहीं करना है। एक बार हाँ नजर मार लो, बट हाँ ये जो परसेंटेज है दिस यू शुड लर्न कि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट 2.87% है, फिजिकल डेफिसिट 3.76 है। तो जहां परसेंटेज डला है वो आप लर्न कर सकते हो। जैसे टैक्स रेवेन्यू 72.17 है, नॉन टैक्स रेवेन्यू 27.88 है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने येलो से हाईलाइट करा है। ऑफ कोर्स वो ये नहीं पूछेंगे बिल्कुल रुपीज में, तो पूछना बहुत ही एब्सर्ड हो गया क्योंकि इतने बड़े बड़े फिगर्स हमको नहीं लर्न हो सकते, परसेंटेज हमको लर्न हो सकते हैं। तो एक बार ओवरव्यू मारना है इसका। ठीक है, नाउ ये बहुत अच्छे चार्ट्स दिए थे सर्वे में और बजट में हमारे, मैंने वही यहाँ पे इंक्लूड करे हैं कि अगर मैं रेवेन्यू रिसीट्स का कॉम्पोजिशन देखूं कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता कहाँ से है, तो दो सोर्सेज हैं, या तो टैक्स से आएगा या तो नॉन टैक्स से आएगा। अब यहाँ पे हमको एक चीज समझ आ रही है कि यहाँ पे टैक्स से आने वाला पैसा ज्यादा है, नॉन टैक्स से आने वाला पैसा कम है। पहले तो ये ट्रेंड हमको समझ आ गया। देन टैक्स में भी कुछ हम लोग का ओन रेवेन्यू है और कुछ हमारा सेंट्रल टैक्सेस में है। तो ओन रेवेन्यू हमारा 72.03% आता है और सेंट्रल से हमारे कम आता है, मतलब खुद का रेवेन्यू हमारा ज्यादा है। और नॉन टैक्स देखें तो नॉन टैक्स में हम लोगों का ग्रांट्स बहुत ज्यादा है, 63% तक ग्रांट्स आते हैं। और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो स्टेट का खुद है, जो स्टेट खुद कलेक्ट करती है, वो 36% है। तो ये ट्रेंड आपको ध्यान में रखना है। देन ओन रेवेन्यू में कौन कौन से एस्पेक्ट हैं, सेल्स टैक्स, SGST एंड अदर्स। तो इसका भी आपको ट्रेंड थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिगर्स बिल्कुल लर्न नहीं करने, बिल्कुल लर्न मत कर लेना रखना। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट सबसे ज्यादा आता है SGST से, उसके बाद हम लोग को आता है एक्साइज से, ओके और इसके बाद आता है हम लोग को सेल्स टैक्स से। ऐसे अगर मैं यहाँ देखूं नेशनल लेवल पे, स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू पे, तो हम लोगों का इकोनॉमिक सर्विसेज, देन सोशल सर्विसेज, जनरल सर्विसेज, इंटरेस्ट, इन सब से कितने हम लोग को आ रहे हैं रिसीट्स। तो सबसे ज्यादा हम लोग को कैसे आते हैं, सबसे ज्यादा हम लोग को जनरल रिसीट से आते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जनरल सर्विसेज, उसके बाद सोशल, देन इकोनॉमिक एंड देन इंटरेस्ट। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज। अब हम सबको पता है कि अलग अलग सोर्सेज हैं जिससे हम लोग रेवेन्यू कमा सकते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, GST एक्सेट्रा। तो अगर आपको इसका ट्रेंड आ गया सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहाँ से आया, तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमारा आया है इनकम। ठीक है, तो सेंट्रल टैक्सेस और ड्यूटीज का कितना शेयर है पहले तो हम वो देख रहे हैं। आगे चलकर मैंने ऐसे भी चार्ट्स इंक्लूड करेंगे सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहाँ से आया हम लोगों को। ओके, GST से आया है कि डायरेक्ट टैक्सेस से आया है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस से आया है। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो टैक्सेस और इनकम और एक्सपेंडिचर हमारा सबसे ज्यादा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉर्पोरेशन टैक्स है एंड उसके बाद हमारा सेंट्रल GST है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर GST और इनकम, जो हम लोग का कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स है, ये लीडिंग कंट्रीब्यूटर्स हैं शेयर के सेंट्रल टैक्सेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा टैक्स कहाँ लगता है। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपेंडिचर की बात करें तो जैसे हम लोग ने रेवेन्यू पढ़ा था वैसे एक्सपेंडिचर भी था। टोटल एक्सपेंडिचर स्टेट ने कितना करा है बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, एक फिगर देख लेना बस कि अराउंड 1,29,000 अराउंड है, 1,30,000। ठीक है, देन इसमें से भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड लोन। तो सबसे ज्यादा हम लोग ने करा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, देन हमारा है कैपिटल एक्सपेंडिचर और देन लोन वगैरह। ठीक है, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी सोशल सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज, जनरल सर्विसेज, ग्रांट्स ने जो सैलरी वगैरह देना एक्सेट्रा। कैपिटल मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाना, सोशल में, इकोनॉमिक में, जनरल में। तो सबसे ज्यादा हम लोग ने सोशल सर्विसेज मतलब जो अपनी वेलफेयर स्कीम्स होती है उन सब में पैसा खर्च किया है। तो ये ट्रेंड पता होना चाहिए आपको कि ये है फर्स्ट, देन ये है सेकेंड, देन ये है थर्ड। एंड लोन्स और एडवांसेस जो दूसरी स्टेट्स ने पंजाब को दिया है तो डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए इतना है और नॉन डेवलपमेंट के लिए इतना है। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट अप अगर हम देखें तो कॉम्पोजिशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो ऊपर देखा था वही यहाँ पर दिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू में हमने कितना एक्सपेंडिचर करा। जैसे सोशल सर्विसेज में हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, तो ये ट्रेंड के लिए है बस, बाकी बिल्कुल भी लर्न नहीं करना है। उसके बाद हम एजुकेशन पे कर रहे हैं, देन मेडिकल पे कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्विसेज में देखो तो एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा कर रहे हैं, फिर इरिगेशन पे कर रहे हैं, एनर्जी पे कर रहे हैं। जनरल सर्विसेज पे देखे तो इंटरेस्ट पे हमारा सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे पैसा खर्च होगा। ठीक है, तो यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर कॉपीज।
1 to 3 को फिर फॉर्म में, बिल्कुल ठीक है। ये सब देखने की जरूरत नहीं है, ओके, क्योंकि मोस्टली जो ट्रेंड अभी है वही ट्रेंड पुराने सालों में भी चलेगा, ओके। देन नेक्स्ट अगर हम देखें कैपिटल आउटले, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अभी हमने देखा सबसे ज्यादा मैम सोशल में हुआ है, तो सबसे ज्यादा सोशल, फिर एजुकेशन, देन वाटर सप्लाई, सॉरी ये क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड नहीं है, फिर अपना अर्बन डेवलपमेंट, एंड देन हमारा थर्ड है एजुकेशन। इकोनॉमिक में अगर हम लोग देखें तो इकोनॉमिक में टोटल इतना हुआ है, बट इस टोटल में से सबसे ज्यादा हुआ है ट्रांसपोर्ट, एंड उसके बाद हमारा इरिगेशन, एंड देन हमारा रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। फिगर्स लर्न करने की इसमें जरूरत नहीं, क्योंकि ये थोड़ा इन डेप्थ हो गया, इतना इन डेप्थ नहीं आएंगे, तो इसमें भी आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, ठीक है, एक आइडिया के लिए, वो भी जरूरी नहीं है उसमें से क्वेश्चन आए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे थे मतलब आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस में, इकोनॉमिक्स डोमिनेटेड क्वेश्चन ऑफ कोर्स ज्यादा आए थे, इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस आए थे बट बेसिक थे, इतना मतलब आप कर लोगे, थोड़ा सा आपको ट्रेंड पता होगा तो। देन अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग नीचे आते हैं तो डेफिसिट इंडिकेटर्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो लर्न करना ही है, चाहे इंडिया का हो चाहे पंजाब का हो। तो रेवेन्यू डेफिसिट 2.9, फिस्कल डेफिसिट 3.8, प्राइमरी डेफिसिट 0.8, तो ये ऐसे का ऐसा फिगर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। फिस्कल डेफिसिट हर स्टेट को कम करना है, पंजाब को भी कम करना है, इसकी मैं बात कर रही थी। तो ये मैंने बजट से लिया है, तो रुपी कहाँ कहाँ से आता है, खुद के रेवेन्यू से, पब्लिक डेट्स मतलब जहां से आप लोन देते हो, सेंट्रल टैक्स देते हो, ग्रांट्स देते हो, वहां से आता है, ठीक है। तो आप इसको 1 2 3 करके लिख लोगे, टॉप 3 के रुपी कहाँ से आता है, सेम रुपी सबसे ज्यादा कहाँ को जाता है, तो नीचे देखोगे तो परसेंटेज लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा जैसे ओन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है, उसके बाद हम लोगों का सैलरीज और वेजेस में जाता है, तो अगेन 1 2 3 करके यू हैव टू मेक नोट्स, ठीक है। देन पीडीएफ में डिपेंड रहना, हाथ से बनाना। रिसीट्स मतलब कहाँ से सबसे ज्यादा पैसा आता है हम लोगों को, तो ग्रांट से आता है, खुद के रेवेन्यू से आता है, कहाँ से आता है, तो ये इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। देन सेक्टोरल प्लान एलोकेशन, मतलब कहाँ कहाँ हम लोग के कौन कौन से प्लान में अलग अलग पैसा लगा है, सोशल सर्विसेज में सबसे ज्यादा लगा है, ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं कि सोशल में सबसे ज्यादा। उसके बाद आई थिंक रूरल डेवलपमेंट, उसके बाद आई थिंक जो मुझे दिख रहा है वो है एग्रीकल्चर या फिर इरिगेशन। तो 1 2 3 टॉप 3 ट्रेंड्स हमको पता होने चाहिए, ठीक है। एंड देन फाइनेंस मिनिस्टर हमारे हरपाल सिंह जी ने ये बजट रिप्रेजेंट करा था 26 मार्च को। कैपिटल आउटले मतलब कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का सोचा था, 10,000 करोड़। पॉलिसी हाईलाइट्स, अब ऑब्वियसली बहुत पॉलिसी था, बट जैसे मैंने कहा कि कुछ कुछ पॉलिसी मैंने डाली है, इंडिया की ज्यादा डली है। रूरल डेवलपमेंट के लिए 3,500 करोड़ एलोकेट करा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ड्रग सेंसस में 150 करोड़ एलोकेट करा है। स्पोर्ट्स के लिए हम लोगों ने खेड़ा पंजाब, बदलदा पंजाब जैसे इनिशिएटिव्स लॉन्च करे हैं, ठीक है, अक्रॉस द स्टेट, जहां पर हमने जिम्स बनाए हैं, प्लेग्राउंड्स बनाए हैं। देन हेल्थ और फैमिली के लिए भी हमने यूनिवर्सल कवरेज 65 लाख फैमिलीज को दिया है अंडर मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो 2025-26 है, इसमें जीएसटी लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ओन टैक्स रेवेन्यू है। ओन टैक्स रेवेन्यू का सबसे ज्यादा शेयर होता है, अब इसके भी अंदर जो सबसे ज्यादा है वो है जीएसटी का, ठीक है। सेल्स और वैट टैक्स 4% हायर है, एक्सपेक्टेड है, ओके। रेवेन्यू एक्साइज ड्यूटी 8% हायर है देन व्हाट इन 2025-26 एज कम्पेयर टू पुराना, ओके। देन अपार्ट फ्रॉम दैट ये है हमारा सेक्टर वाइज एलोकेशन, ये बजट से लिया है मैंने। सेक्टर वाइज कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा डला है, कौन से में कम डला है, ठीक है, तो ये वो है। तो अगर हम ऐसे देखें तो रूरल डेवलपमेंट में बहुत पैसा डला है, 26%। 26% के बाद हम लोगों का हेल्थ एंड फैमिली पे बहुत डला है, एजुकेशन पे बहुत डला है, स्पोर्ट्स पे बहुत डला है, ठीक है, एंड देन ट्रांसपोर्ट पे बहुत डला है। मैम क्या ये वाले फिगर्स लर्न करने हैं, ये बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग को बस क्रोनोलॉजी से अपने नोट्स बनाने हैं इंडियन इकोनॉमी और पंजाब इकोनॉमी के। तो आप कैसे बनाओगे, 1 2 3, ठीक है, ये पूरी टेबल नहीं लर्न करनी, ओके। देन अपार्ट फ्रॉम दैट आईएमआर और यूएमआर आई थिंक हम देख चुके हैं, ये थोड़ा रेपिटेड फिगर है तो यार डाल दो, गलती से यहाँ पे आ गया, ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पंजाब इकोनॉमी का जो भी इंपॉर्टेंट डेटा था वो खत्म होता है। अब हम लोग ऐसे ही इंडियन इकोनॉमी का देख लेते हैं। तो इतने में आपको लग रहा होगा बहुत सारा डेटा है, बट ट्रस्ट में अगर आप लिखोगे तो मुश्किल से 4 पेज का डेटा होगा, अगर आप वही क्रोनोलॉजी में बनाओगे तो उसको देखकर, ठीक है। तो मेक श्योर कि इस पीडीएफ को आप नोट्स बना लो। तो हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आई विल बी बैक इन लाइक 30 सेकेंड्स, फिर हम इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी का। तो की इंडिकेटर्स हम लोगों के इंडियन इकोनॉमी में, अब जो अपन लोग ने पंजाब के लिए पढ़ा था ना, वही सेम चीज है, उन्हीं लाइंस पर अपन इंडियन इकोनॉमी के लिए भी पढ़ेंगे। जैसे सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, ग्रोथ रेट, इंटरसेक्टर, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, सेम, क्योंकि सब जगह हेड्स तो सेम होंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो अपने नोट्स में, पंजाब इंडिया, पंजाब इंडिया मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे पंजाब लिख दिया, यहाँ पे इंडिया लिख दिया, जैसे कुछ कुछ चार्ट में डला भी था। और यहाँ पे जो भी चीज आप एक लिख रहे हो ऐसे, तो ऐसे करके आप नोट्स बना सकते हो। देखो थोड़ी मेहनत तो नोट्स बनाने में करनी पड़ेगी, ओके, क्योंकि उससे आपको लर्न भी होगा, सब कुछ बना बनाया नहीं मिल सकता। तो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर का 26 में फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट्स के हिसाब से 15.2% है कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर, इंडस्ट्री का 24.3 है, सर्विसेज का 51.7 है। ठीक है, अब यहाँ पर इंटर सेक्टर भी दिया हुआ है कुछ कुछ चीजों में, जैसे कि इंडस्ट्री में देखें तो माइनिंग का इतना है, मैन्युफैक्चरिंग का इतना है, इलेक्ट्रिसिटी। ट्रेंड सेम है, पंजाब में भी मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा था, यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपेंडिचर्स का कंट्रीब्यूशन हम देखें तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट सेक्टर का एक्सपेंडिचर, फिक्स कैपिटल में जो भी एक्सपेंडिचर करा है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्राइवेट फाइनल हुआ है, उसके बाद ग्रॉस फिक्स्ड हुआ है, फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ है। ठीक है, एंड देन इतने हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, तो ये इसका डेटा है यहाँ पर। देन इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये 55.6% है। ठीक है, तो ये डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हम लोगों का। ओके, डेट टू जीडीपी रेशियो कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, ये सोच के बताओ। द मोर द बेटर और द लेस द बेटर। तो कोई भी रेशो हम लोग को ऐसे आदत होती है ना, मोर द बेटर, बट डेट टू जीडीपी रेशो होता है हमारा लेस द बेटर। ठीक है, क्योंकि लेस द बेटर में अगर हम लॉजिकली देखें तो जीडीपी बढ़नी चाहिए, डेट हमारी कम होनी चाहिए, है ना। तो जब जीडीपी बढ़ेगी और डेट हमारी कम होगी तो ऑटोमेटिकली ये रेशो जो होगा ये गिरने लगेगा। ओके, तो इसलिए द लेस द बेटर। तो हमें अभी 55.6 से और इसको कम करना है। डायरेक्ट टैक्स रिसीट 6.9% है, इनडायरेक्ट इतनी है। ठीक है, तो हमें रेवेन्यू ज्यादा डायरेक्ट टैक्सेस से आया है। देन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू हमारा 11.2% ऑफ जीडीपी है, तो इसमें ये दो एस्पेक्ट, ये तीन एस्पेक्ट ज्यादा जरूरी है। ओके, देन नेक्स्ट अब अगर हम देखें जीडीपी पोजीशन, इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, थर्ड बनने की कोशिश पे है। रियल ग्रोथ रेट पंजाब की हमने देखी थी 6% पे, इंडिया की है 7.4% पे। देन जीडीपी साइज हम लोगों का, नॉमिनल जीडीपी इतना है हम लोगों का। डिजिटल इकोनॉमी हमारी यूएस 1 ट्रिलियन तक एक्सपैंड होने के फिराक में है, कोशिश कर रही है 2029 तक हो जाए। बैंकिंग सेक्टर में हमारा एनपीएस कम हो रहे हैं, प्रॉफिट्स हम लोग के बढ़ रहे हैं, विच शोज कि हमारे बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी है। ठीक है, तो अगर हम उसका देखें तो हम लोग के एनपीए सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो रहे हैं टू मल्टी डिकेडल लो ऑफ 2.2%। ओके, देन सेम रिसिट्स और एक्सपेंडिचर देख लें तो रिसिट्स और एक्सपेंडिचर में कैपिटल रिसीट्स हमारी इतनी है, रेवेन्यू इतनी है। मैम ये फिगर याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं याद रख सकते हम, ठीक है, बट रेवेन्यू हमारी ज्यादा है। देन एक्सपेंडिचर में देख लें तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 17.1 लाख करोड़, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 41.3, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग का है 12.2 रुपीज इन लाख करोड़, विच इज गुड, हम लोग ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ये वाला फिगर इंपॉर्टेंट है कि हम 3.1% ऑफ जीडीपी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। हमारा जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो है 4.4% ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो ये जो दो फिगर्स मैंने हाईलाइट कर रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। देन अगर टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर में देखें तो हम पूरे एक्सपेंडिचर का 22.8% पूरा एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। देन ग्रांट्स अगर हम देखें, ग्रांट एंड एड केपेक्स, तो ग्रांट एंड एड कैपेक्स जो है हम लोगों का वो है 9.2% टोटल एक्सपेंडिचर का, 4.9 लाख इन रुपीज और जीडीपी। तो एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, रुपीज के फॉर्म में, जीडी के फॉर्म में, तीनों के फॉर्म में इसमें दिया हुआ है। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अदर देन ग्रांट एंड एड केपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है हम लोग का 67.9, जो हम लोग की सैलरीज, पेंशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसमें चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म है जो आप लोगों ने देखा है विच इज इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये रहता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं, जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स और एसेट क्रिएशन को बताता है। इसको शॉर्ट में हम लोग EFF
केपेक्स भी लिखते हैं, मतलब इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है हमारा, वो सिर्फ डायरेक्ट सेंट्रल स्पेंडिंग बताता है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है एसेट्स वगैरह पे। बट इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वो फंड्स भी बताता है जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स को या अलग अलग एजेंसीज को, जो टेक्निकली अलग अलग हैं बट हम उनको दे रहे हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस ग्रांट्स इन एड। ये इसका फॉर्मूला है। जो हम दूसरों को भी हेल्प करने के लिए दे रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब नॉर्मल जो हम लोग खुद कर रहे हैं। इसलिए आप लोग यहाँ पर देखोगे फिगर्स इसमें सबके डले हैं। 1 सेकेंड, मेरा पेन थोड़ा अटक गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप अपने नोट्स में लिख सकते हो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का। ठीक है, तो 2 मिनट देख लो इसको। ठीक है, तो आप अगर इसको फिगर देखो तो यहाँ पे हम लोगों का दूसरे कलर से करती हूँ। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है 17.1 लाख और हम लोगों का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो है 12.2 लाख। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मैम इसमें ग्रांट्स भी इंक्लूडेड हैं, इसलिए ज्यादा है। तो ये भी ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कि इफेक्टिव कैपिटल और कैपिटल में क्या फर्क है। ठीक है, देन ट्रेंड्स इन डेफिसिट, जैसे पंजाब के देखे थे वैसे इंडिया के देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्राइमरी है 0.8, फिस्कल है 4.4, रेवेन्यू है 1.5। ठीक है, अदर मैक्रो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन भी देखा था, तो हम लोग का कोर इन्फ्लेशन है 4.62, हेडलाइन है 1.3, फूड इन्फ्लेशन है -2.71। जो ग्रोथ रेट है हम लोगों की जीडीपी ग्रोथ रेट वो हमारी 6.8 से 7.2% तक है। हेल्थ केयर सेक्टर देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहां भी देखी थी, यहाँ पर है हमारी 70.3 ईयर्स, ये 2023 का डेटा है। तो वही आप वैसे ही नोट्स बनाना। देन अगर मैं इंडिया लेवल पे देखूँ एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ है इस साल, तो हमने ट्रांसपोर्ट पे करा है, सेकंड डिफेंस, थर्ड रूरल। तो अच्छी बात यह है कि क्रोनोलॉजी ऑर्डर में ही डेवलप्ड है। तो आपको टॉप 3 और बॉटम 3 देखना है। रिमेंबर ये क्वेश्चन बड़ा आता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखो कहाँ पे एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ है। तो टॉप 3 बॉटम 3 वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये फिगर याद करने हैं? नहीं, पर एक बार नजर जरूर मार लेना। एक बार ना कोई से तो एग्जाम में फिगर भी आ गया था, आई रिमेम्बर कि ये तो बोला गया था, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है कि लोएस्ट एक्सपेंडिचर इस बार कहाँ हुआ है, कौन से सेक्टर में हुआ है। तो आई रिमेम्बर कि वो ट्रेंड मुझे याद था, तो उससे वो आंसर सही हो गया था। फिगर नहीं आते थे जहां तक मैंने देखा है। ठीक है, देन एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें तो इंडिया के केस में टोटल एक्सपोर्ट्स 9.4 है। टोटल में से मर्चेंडाइज मतलब गुड्स के एक्सपोर्ट्स हैं हम लोगों के 6.9 और सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स हैं हम लोग के 12.7, क्योंकि इंडिया सर्विस लेड इकोनॉमी है। सर्विस एक्सपोर्ट्स हम ज्यादा करते हैं। हमारे कंट्री में रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा आए हैं। लार्जेस्ट डेस्टिनेशन हमारी बनी है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट करने में। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स मतलब फ्रेश इन्वेस्टमेंट, मतलब जो जड़ जमीन से कोई बाहर की कंट्री मेरी कंट्री में आकर इन्वेस्टमेंट कर रही है। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब ऑलरेडी बना बनाया है कुछ, हम उसको बस रेनोवेट कर रहे हैं। ठीक है, सितंबर 2025 तक हमारा एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी पंजाब का भी पड़ा था। फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे कितने हैं? 701.4, बहुत सारे इस बार हम लोग के पास इनफ फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। अराउंड 11 मंथ्स तक के हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। जब एक बार क्राइसिस हुआ था 1990 के अराउंड, तो हमारे पास 15 दिन के फॉरेक्स रिजर्व्स बचे थे बस, राइट। अब हमारे पास 11 मंथ तक का कवर है। ठीक है, इंपोर्ट कवर 11.1 मैंने लिख ही दिया यहाँ पे। देन करेंट अकाउंट डेफिसिट 0.8% है माइनस में, और फॉरेन रेमिटेंसेस हमारे इतने हैं। तो एक बार फॉरेन रेमिटेंसेस का फिगर ध्यान में रखना, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारे पास रेमिटेंसेस सबसे ज्यादा आते हैं, तो हो सकता है एग्जाम वाले पूछ लें। ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम दैट एजुकेशन लैंडस्केप अगर देखें इंडिया का, तो हम लोग को ये टारगेट तो एनईपी में भी मेंशन्ड है। 100% जीईआर चाहिए स्कूल एजुकेशन में, 50% जीईआर चाहिए हायर एजुकेशन में बाय 2030, बाय 2035। करंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कितना है हम लोगों का? वेरी इंपॉर्टेंट। तो करंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो देखें हम लोग तो वो है 29.5%। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। लेबर मार्केट डायनामिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पंजाब का भी देखा था मैम, यहाँ का है 56.1, फीमेल का है 41.7, अनएम्प्लॉयमेंट है 4.8। तो तीनों ही फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देन एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स, एम्प्लॉयमेंट वर्कफोर्स वाइज टर्शरी में 33, सेकेंडरी में 24, एग्रीकल्चर में 42। तो ये सेक्टर वाइज है हम लोगों का, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हम लोग का एग्रीकल्चर देता है।
फिर हमारा टर्शरी और फिर हमारा सेकेंडरी। देन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन अदर सेक्टर्स, अपार्ट फ्रॉम दिस सेक्टर्स अगर हम देखें तो रेगुलर या वेज सैलरी में सबसे ज्यादा है, देन कैजुअल लेबर्स और हाउस होल्ड्स। तो इसका भी एक बार ट्रेंड हमको पता होना चाहिए 1 2 3 के रूप में। एंड देन ओन अकाउंट वर्कर्स, तो ओन अकाउंट वर्कर्स सबसे टॉप पे है। ओके, तो दिस इज अ गुड ट्रेंड, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड वाइज परसेंटेज नहीं पूछ सकते, ट्रेंड पूछने के चांसेस हैं। ओके, सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिग वर्कफोर्स, अब हम सबको गिग वर्कफोर्स के बारे में हमने कहीं ना कहीं सुना होगा, नहीं पता हो तो गिग वर्कफोर्स वो लोग होते हैं, एक मिनट कुछ तो डाउट आया, ये ज्यादा डार्क कलर है मैम, ठीक है, आई विल चेंज, आई एम सॉरी। पेन का ना, अच्छा हाइलाइटर का लग रहा होगा आपको, वेट मैं थोड़ा रब भी कर देती हूँ, पीडीएफ में भेजूंगी आप लोगों को, बट हाँ मैं रब भी कर देती हूँ, ठीक है। चलो, देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 5 seconds। ओके, चलो लेट अस बिगिन अगेन, छोटा थोड़ा सा और बचा है बस। तो अगर हम देखें गिग वर्कफोर्स, मैं आपको बता रही थी, तो गिग वर्कफोर्स वो वर्कफोर्स होती है जहां पर हम लोग फ्रीलांसर्स या ओन अकाउंट वर्कर्स होते हैं, डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, हमारे जितने भी जो लोग इस सेगमेंट में काम करते हैं, राइट। तो इनको फॉर्मल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप फॉलो नहीं करता। एंड आजकल इसके बारे में बहुत डिबेट हो रही है कि इन लोगों की सोशल सिक्योरिटी के बारे में हमको सोचना चाहिए, इंश्योरेंस एक्सेट्रा जो बेनिफिट्स हम सबको मिलता है, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा आजकल ये वाइडली डिबेटेड टॉपिक बन गया है। तो अब इसमें हम देखें तो इंडिया में एक ट्रेंड है, अब क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा फेमस है, डिबेटेबल है, तो गिग वर्कफोर्स पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो सर्वे में लकीली मेंशन भी था, सर्वे में ये बताया गया था कि जो हम लोगों का गिग वर्कफोर्स है इसमें सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर हैं, ई कॉमर्स में। तो अलग अलग सेक्टर्स हैं जहां ई गिग वर्कर्स हो सकते हैं, सबसे ज्यादा हमारे ई कॉमर्स है, तो इसमें भी आपको ट्रेंड थोड़ा ध्यान रखना। तो टॉप 3 अगर हम देखें तो लॉजिस्टिक्स और BFSI हम लोगों के, ठीक है। और अगर हम लोग बॉटम 3 देखें तो सबसे कम हम लोग के रहते हैं पावर में, देन हम लोगों के टेक्नोलॉजी में, देन हम लोग का नेक्स्ट हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये ट्रेंड हम लोग को थोड़ा पता होना चाहिए। अब अपार्ट फ्रॉम दैट बीच का क्या मैम आ सकता है, तो नहीं, एक बार बस देख लेना रफली, बट हाँ आने के तो चांसेस नहीं है। अब ये जो BFSI है ये अपना है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, तो टॉप 3 एंड बॉटम 3 ध्यान रखना, बाकी तो अपने आप हम मैनेज कर सकते हैं। देन अर्बन रूरल गैप्स अगर हम देखें चाइल्ड न्यूट्रिशन में, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को आजकल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, तो रूरल एरियाज में आप देखोगे ट्रेंड हायर है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज, क्योंकि रूरल एरियाज में इतने ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं है, प्लस लोग इतना पैसा, इतना न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते। तो पहला ट्रेंड तो ये हो गया कि रूरल में ज्यादा रहता है। अब रूरल में ज्यादा रहता है तो ज्यादा भी काय में रहता है, ज्यादा बच्चे होते हैं हम लोगों के स्टंटेड, ठीक है। उसके बाद अंडरवेट का प्रॉब्लम होता है, देन वेस्टेड एंड देन ओवरवेट का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। हाइट कम हो गई, ग्रोथ नहीं हो रही है, ये सब बीमारियां हैं। ओके, स्टंटेड मतलब हाइट रुक जाना। देन अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया में भी रुपी कहाँ से आता है सबसे ज्यादा, जैसे हमने पंजाब का पढ़ा था वैसे इंडिया का भी पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया में अगर हम देखें इस साल सबसे ज्यादा हम लोगों को बोरोइंग से आता है, ठीक है। देन हम लोगों का इनकम टैक्स, ओके, देन हम लोग का कॉर्पोरेशन टैक्स, देन हम लोग का जीएसटी और कॉर्पोरेशन टैक्स में वो होती रहती है, चेंज होती रहती है परसेंटेज की, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। देन हम लोग के बाकी के तो रेस्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ देन हम लोग देख सकते हैं। देन नॉन टैक्स रेवेन्यू, यूनियन एक्साइज, कस्टम, तो इसमें आपको सब लिखना है, मतलब 1 2 3 4 करके क्रोनोलॉजी वाइज आप लिख लेना, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम कॉर्पोरेशन टैक्स,
कॉर्पोरेट्स जो टैक्स देती हैं, राइट, इनकम टैक्स जो हम लोग अपनी इनकम पे देते हैं, कस्टम्स जो इंटर कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर होती हैं उस पर जो टैक्स लगता है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी जो विद इन आर स्टेट गुड्स एंड ट्रांसफर्स होते हैं, महाराष्ट्र से राजस्थान आ रहा है, राजस्थान से जेके जा रहा है, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट बोरिंग्स लाइबिलिटीज, हम सबको पता है पैसे लेना, लोन किसी से लेना, ये भी हमारा रुपी कम्स फ्रॉम में आता है। देन हम लोग का नॉन टैक्स रेवेन्यूज जो हम लोग के टैक्स रेवेन्यू नहीं है उससे हटकर, ठीक है, जैसे फाइन्स, फीस, पेनल्टीज, ये सब हो गया। जीएसटी हम सबको पता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, मतलब जो हमें पैसा आ रहा है बट वो हमारे लिए कोई डेट क्रिएट नहीं कर रहा है, ठीक है, जैसे गिफ्ट्स हो गए, ग्रांट्स हो गए, ठीक है। बोरोइंग्स हम लोग के डेट क्रिएट करता है, क्यों? क्योंकि अगर मुझे यूएसए ने पैसे दिया या किसी दूसरी स्टेट ने पैसे दिया, मुझे उसको पैसे लौटाना भी पड़ेगा, ओके। ऐसे ही रुपी गोज फ्रॉम का है 1 2 3 4 करके मैम अब लिखना है, समझ आ गया है। सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे हम लोग को जाता है? स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को भी देती है पैसा, तो उसमें सबसे ज्यादा पैसा जाता है। देन नेक्स्ट हम लोग का सेंट्रली सॉरी इंटरेस्ट पेमेंट्स में, देन सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, एंड देन आ गया, एक बना सकते हो चार्ट, ठीक है, नो हार्ड एंड फास्ट रूल। देन 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगारिया जी, और यहाँ पर भी हम लोग का जो डिविजिबल पूल है वो 41% का है, ओके। तो इसको अगर हम देखें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंस कमीशन आपको बताया भी होगा मैम ने, बहुत जरूरी है पढ़ना 15 16 दोनों। तो यहाँ पे डेवल्यूशंस में ना ये इसमें आ जाता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो कि किसको सबसे ज्यादा परसेंटेज दिया है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। तो आपको ये तो पूरा लर्न करना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। इनकम को सबसे ज्यादा शेयर है, देन पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक, एरिया, फॉरेस्ट, टैक्स, फिजिकल एंड जीडीपी। तो ये भी ध्यान रखना है कि 15 में क्या है, ये भी ध्यान रखना है 16 में क्या है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें ओमिट हो गई हैं 15 से 16 में आते आते तक, ठीक है। तो आई थिंक फाइनेंस कमीशन की क्लास ली होगी मैम ने, तो उसमें आपको ये समझ आता है कि हम पॉपुलेशन में कितना सेंट्रल टैक्सेस मिलता है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट कमीशन ने ये भी बोला था कि हमको अपना फिस्कल डेफिसिट कम करना है, 3.5 जो भी चल रहा है उसको कम करो, और फिस्कल डेफिसिट हमारा 3% की रेंज में होना चाहिए, ये भी हमें फाइनेंस कमीशन ने बोल के रखा है, ठीक है। और गवर्नमेंट की जो कंबाइंड डेट है, मतलब जो उधार है वो कम होना चाहिए, हमारा 77% तक चल रहा है, वो 73% हो जाना चाहिए हमारा आगे आने वाले सालों में। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है। अब ये मैंने समराइज्ड फॉर्म में बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स डाली है, अराउंड 30 से 40 गवर्नमेंट स्कीम्स मैंने डाली है, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए थे, बेसिक क्वेश्चन नहीं आए थे, बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपको आइडिया होना चाहिए स्कीम के बारे में, स्पेशली वो स्कीम करती क्या है, प्लस वो कौन से साल में आई थी, दैट्स इट। तो ये मैं आप लोगों के लिए बोनस चीज जो प्रिपेयर करी है हमने, ये देखो इतनी सारी स्कीम्स है ये, तो ये आपको इसको एक बार रीड करना है बस। तो आप एक क्या करना, इसके नोट्स कैसे बनाओगे आप, गवर्नमेंट स्कीम लिखना, यहाँ पे लिखना नेम ऑफ द स्कीम, यहाँ पे लिखना ईयर ऑफ लॉन्च, यहाँ पे लिखना ऑब्जेक्टिव, दैट्स इट। ऐसे करके एक टेबल बनाना, उस टेबल में नाम, ईयर, ऑब्जेक्टिव, नाम, ईयर, ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव भी आप लिखोगे शॉर्ट में, बड़े ज्यादा, और जिसका आपको पता है। अब स्वच्छ भारत अभियान को ऑब्जेक्टिव लिखने की हमको जरूरत नहीं है, हमको पता है, ठीक है। ओपन डेफिकेशन सिस्टम लिख लेना, ऐसे कीवर्ड्स लिखना, तो दैट इज हाउ यू मेक नोट्स। जैसे कि अपना ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो अपना ग्रीन रेवोल्यूशन के समय पे आया था, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ स्टेट्स को सिलेक्ट करा था, वहां पे हम लोगों ने पायलट सर्वे करा था, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो आपकी नोट्स में भी वैसे ही दिया है। 66 67 में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई थी हमारे इंडिया में, टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। देन फूड फॉर वर्क प्रोग्राम आ गया, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा, एम क्या है, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना, तो ईयर, एम, यही सब दिया इसमें। अंत्योदय योजना दीनदयाल उपाध्याय की, जिसमें हम लोग को पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन के पॉवर्टी एलिवेशन, उनको हाउसिंग फैसिलिटीज, इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करने की स्कीम है। देन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP, ओके। देन स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी थी, पॉवर्टी एलिवेशन इसका एम है। अन्नपूर्णा मतलब फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन करना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो मैंने वही स्कीम्स डाली जो आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, ठीक है। देन सड़क योजना, देन आवास योजना, कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि सिंचाई योजना जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है, एटलीस्ट योजना और उसका ऑब्जेक्टिव तो पता होना चाहिए। देन अपना जन धन योजना, ठीक है, जिसमें अपन लोग जैम ट्रिनिटी फॉलो करते हैं, बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, राइट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम और देखें
तो और कुछ फेमस स्कीम्स है, जैसे अपना ये स्वच्छ भारत अभियान कब आया था, 2014। तो ऐसे इंपॉर्टेंट तो ध्यान में रखना ही, जिसमें हम लोग को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, अच्छे से डिस्पोजेबल सिस्टम बनाना है। स्किल इंडिया मिशन कब आया था, 2015 में। लोग को अपस्किलिंग कराने के लिए हम लोग स्किल इंडिया मिशन लेकर आए थे, ताकि लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की भावना उत्पन्न हो। ठीक है, मेक इन इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट, 2014, तो पीवाईक्यू में आया भी था। देन डिजिटल इंडिया मिशन कब आया था, 2015 में आया था, इनिशिएटिव टू मेक इंडिया डिजिटली साउंड। ठीक है, जनधन योजना, जैसे मैंने कहा, तो एक बार रीड करना पड़ेगा, आधे घंटे निकाल के रीड करना, हो जाएगा। ठीक है, बहुत चीजें तो कॉमन सेंस में हमको आ जाती है। ओके, देन सुरक्षा बीमा योजना, फसल बीमा योजना, जिसमें हम लोग फसलों को बीमा प्रोवाइड करते हैं, फार्मर्स की, राइट। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में हम लोग पुअर लोगों को बैंक अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, देन प्रीमियम उनको कम पे करना पड़ता है, उसके बेसिस पे हम लोग उनको इंश्योरेंस दे देते हैं। ओके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, नाम से समझ आ रहा है, 2015 में आई थी। अटल पेंशन स्कीम 2015 में आई थी। मुद्रा बैंक योजना, जहाँ स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम लोग पैसे देते थे, राइट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग का ये शिशु किशोर और तरुण योजना, जिसमें हम लोग अलग अलग लोन्स देते हैं, ये ग्रामीण कौशल विकास योजना। इंद्रधनुष स्कीम क्या है, तो ऐसे तो बहुत स्कीम्स आपको खुद भी पता होगा, राइट। तो ये सबकी मैंने एक पीडीएफ बनाई दी है, जिसमें हम सब एक साथ जगह पे आप देख सकते हो इसमें एंड रीड कर सकते हो। जल जीवन मिशन एक बार आया था कि इसका बजट एलोकेशन कितना है जल जीवन मिशन का, इस एग्जाम में नहीं, दूसरे किसी एग्जाम में, तो उस टाइम इसका आंसर था 60,000 करोड़ समथिंग, मुझे याद है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है डेटा। ठीक है, तो ये हम लोग के इतना डेटा है, इतना आप कर पाओ, करना चाहिए आपको, तो अच्छा है। तो यहाँ पे हमने पंजाब और इंडियन इकोनॉमी का कवर करा है। अब कुछ चीजें मैं आपको और अगर बताऊं ऐसे, तो आजकल हम लोग एआई पे ज्यादा एआई पे भी फोकस कर रहे हैं, जो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में दिया है। ठीक है, तो हम एआई पे फोकस कर रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स बस मैं आपको बता रही हूँ, आप बस सुन लो, एंड देन कभी हो सकता है एग्जाम में कोई रीजन असर्शन आ जाए। ठीक है, तो हम लोग एआई पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बट हमारी कंट्री का ये कहना है कि एआई पे फोकस करो, बट एआई पे डेवलप्ड कंट्रीज को कॉपी मत करो। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज के पास बहुत सारा पैसा होता है, कैपिटल बहुत ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो वो लोग जो एआई मॉडल्स बना रहे हैं, वैसे हम नहीं बना सकते। हमारा अप्रोच होना चाहिए एआई में सेक्टर स्पेसिफिक। ठीक है, तो यहाँ पर आपके इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में एक वर्ड था सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मॉडल चाहिए एआई के वो अलग हो, एजुकेशन में अलग हो, टेक्नोलॉजी में अलग हो, टेलीकॉम में अलग हो। तो एक मॉडल मत बनाओ जो सबको फील्ड हो, सबको सूट हो, अलग अलग सेक्टर के हिसाब से, अलग अलग नीड के हिसाब से सेक्टर स्पेसिफिक मॉडल्स बनाओ। तो बॉटम अप अप्रोच फॉलो करो। ठीक है, ऐसा हमारा एआई का कहना है। क्यों? क्योंकि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में नहीं है, एआई बहुत ज्यादा पानी और इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, राइट। तो इसका हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये सर्वे में बताया गया था। देन सर्वे में सिटीज के बारे में भी बोला गया था कि सिटीज हमारी सिर्फ रहने के लिए नहीं होती, बट ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। और आजकल जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, भले ही बहुत सारे लोग रह रहे हैं यहाँ पर, बट हमारी जीडीपी में या हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, क्योंकि अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर लैकिंग है, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस अभी भी लैकिंग है। ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सर्विसेज का तो हम देख ही चुके हैं कि हम सर्विसेज का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, देन अगर हम लोग देखें तो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी हमको पता ही है। ओके, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सर्वे के हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तो आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना जो भी डले हैं, एंड देन कुछ भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो नंबर पे। ठीक है, लेट मी जस्ट चेक एक बार और इफ देयर समथिंग एल्स विद जो मैं आपको बता सकती हूँ। ओके, एक ट्रेड से रिलेटेड भी बहुत अच्छा पॉइंट है जो इस बार सर्वे में है, वो ये है कि सर्वे कहता है कि अब ट्रेड पहले जैसा नहीं रहा, जहां हम सिर्फ कॉस्ट पे ध्यान देते थे, कि जहां जिस कंट्री के साथ हम लोग को ट्रेड करने में कॉस्ट एडवांटेज हो, सस्ता पड़ रहा हो, वहीं पे हम ट्रेड करेंगे। आजकल हम लोग को स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स हैं जो यूज हुए हैं, जैसे कि स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन।
स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जिस भी कंट्री के साथ आप ट्रेड कर रहे हो उसको भाई अच्छे से देखो कि वो तुम्हारा राइवल तो नहीं है, उसको तुमसे दुश्मनी तो नहीं है, वो कन्फ्लिक्ट के टाइम पे तुम्हारा एकदम से सप्लाई चेन बंद तो नहीं कर देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब खुद को देखो और जिसके साथ तुम ट्रेड कर रहे हो उसको भी देखो, क्योंकि अभी यूएस के साथ जो अपना ट्रेड वॉर वाला सीन हो गया था, टैरिफ वाला सीन हो गया था, ठीक है, उसमें हमारा सबसे बड़ा लर्निंग क्या था? सबसे बड़ा लर्निंग ये था कि हम लोग एक किसी इकोनॉमी पे या एक किसी सप्लायर पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, ठीक है। तो हम लोग आजकल अलग अलग सोर्सेस ढूंढ रहे हैं, हम लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने ट्रेड को, ताकि हम सबके साथ रिलेशनशिप बना सके। इसलिए आप लोग ने देखा होगा अलग अलग फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हो रहे हैं, बायलैटरल अग्रीमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया को अब एक किसी सप्लायर पे नहीं डिपेंड करना है, क्योंकि देख लिया था जियोपॉलिटिकल टेंशन में सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाती है बहुत जल्दी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि ट्रेड ऐसे करो। देन एक और वर्ड था उसका, मैं लिखती हूँ, स्ट्रैटेजिकली इंडिस्पेंसिबल बनना। तो सर्वे में एक और वर्ड है जो कहता है कि आजकल कंट्रीज को फोकस करना चाहिए कि हम लोग स्ट्रैटेजिकली इंडिस्पेंसिबल बने, मतलब हम ऐसे बने कि कोई हमसे दुश्मनी ना ले सके, सिंपल भाषा में, ठीक है। अब ये कैसे हम बनेंगे? जैसे क्रिटिकल अर्थ मेटल्स होते हैं, अब आप लोग सोचो, क्रिटिकल अर्थ मेटल्स जैसे सपोज लिथियम। अब लिथियम बैटरी बनाने में बहुत हेल्प करता है। कुछ ऐसे अर्थ मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होते हैं, ठीक है, देन सेमीकंडक्टर्स में यूज होते हैं एक्सेट्रा। अब जिन कंट्री के पास में लिथियम की पावर होगी सप्लाई करने की, वो कंट्री से कोई पंगा नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अगर उन लोगों ने लिथियम का सप्लाई बंद कर दिया तो हम लोगों को लॉस होगा। तो सर्वे कहता है कि हम हर चीज में तो ऑफ कोर्स मास्टर नहीं बन सकते, हर चीज में हम अपने सप्लाई मैनेज नहीं कर सकते, हमको दूसरी चीजें जो हमारी कंट्री में अवेलेबल ही नहीं है वो तो दूसरों से लेनी पड़ेगी। बट ऑन द सेम साइड ऐसी भी चीजें, ऐसे भी सेक्टर्स ढूंढो या खोलो जिसमें हम सप्लायर हो, मतलब इंडिया सप्लायर हो और दूसरे लोग इंडिया पे डिपेंड करें। क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन इतनी ज्यादा चल रही है। तो एक ये टर्म था स्ट्रैटेजिकली इंडिस्पेंसिबल बनना, स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन करना, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, या आई थिंक दैट्स इट, इतना जितना मुझे ध्यान आ पा रहा है अभी बताने के लिए। अगर कोई डाउट हो तो आप चैट में पूछ सकते हो, अदरवाइज आई एम डन विथ टुडेज लेक्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में हम लोग अब हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक, इन सब पे भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, फार्मर की इनकम को डबल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वी डू नॉट वांट कि हमारे फार्मर सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट रहे, ठीक है। एंड इंडिया ने बहुत रेजिलियंट ग्रोथ देखी है डिस्पाइट ऑल दिस ग्रोथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस, राइट, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट फॉरेक्स कवर बहुत अच्छा है, प्लस हम रेजिलियंट थे। हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, ये सब सही थे, ज्यादा बिगड़े नहीं थे ये, ठीक है। देन हम एनवायरनमेंट की बात करें तो ग्रीन बॉन्ड्स बहुत गवर्नमेंट ने इस बार लॉन्च करा, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलेगा, तो गवर्नमेंट को पैसा रेस करने का एक इंपॉर्टेंट सोर्स ग्रीन बॉन्ड भी होता है। देन बहुत सारे सेक्टर्स में आजकल हमने देखा है कि क्रेडिट डाइवर्सिफाई हो रहा है, मतलब बैंक अब सिर्फ इकलौता सोर्स नहीं बचा जो आपको पैसे देगा इफ यू हैव अ बिजनेस। अब लोग इक्विटी, शेयर मार्केट, इन सब पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, ये भी एक फैक्ट था सर्वे में, हर सेक्टर में। तो पहले क्या होता था, बैंक ही था, बट अब अलग अलग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह वगैरह भी आ रहे हैं, तो डाइवर्सिफाई हो रहा है हमारा क्रेडिट लेने का तरीका, ओके। देन अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ मुझे अगर याद आ रहा हो तो, एजुकेशन सेक्टर पे हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, एनईपी बहुत जरूरी है, एनईपी पढ़ लेना एक बार। वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो हम लोग स्किल्स देना चाहते हैं बच्चों को, मतलब जो इंडस्ट्री रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो हमारी स्कूल एजुकेशन नहीं दे रही है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हम बच्चों को स्किलफुल बनाए। अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए तो हो रहा है ना, क्योंकि जो हम लोग को स्किल्स देनी है, जो इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है, वो बच्चों को स्किल्स मिल नहीं रही, उसके कारण हम लोगों के बच्चों को जॉब नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत फोकस किया है कि उनको एटलीस्ट इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स सिखाओ, ठीक है। उसके बाद और कुछ तो मुझे ऐसा ध्यान नहीं आ रहा, आई थिंक दैट्स इट। तो कुछ सर्वे की इधर उधर की चीजें जो मुझे ध्यान आ गई वो मैंने आपको बता दी। तो कोई डाउट हो तो आप मुझे बताओ, अदरवाइज आई विल एंड द सेगमेंट।
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर एक और टर्म है जो सर्वे में बहुत ज्यादा है, वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे कि 1 सेकेंड, जीसीसी। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप लोग को ये आप लोग ने वर्ड सुना होगा, तो उसको बोलते हैं अपन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्या होता है ये मैं सिंपल भाषा में बताती हूँ, ठीक है। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में सबसे पहले तो वैल्यू चेन का कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। वैल्यू चेन के पहले हमको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो होता है हमारा वैल्यू एडिशन का, ठीक है। अब अगर कोई फार्मर है, उसको ब्रेड बनानी है, तो वो आटा से तो ब्रेड बना नहीं सकता, ठीक है। वो पहले गेहूं लेगा, गेहूं को वो पीसेगा, देन वो मिलर को देगा, मिलर ब्रेड बनाएगा। तो एक ब्रेड बनाने के लिए अलग अलग स्टेप्स होती हैं, ठीक है। पहले आएगा आटा, उसके पहले आएगा व्हीट, ठीक है। देन आटे के बाद होगा इसकी मिक्सिंग, देन इसका होगा फाइनली ब्रेड बनना, ठीक है। तो ये सब हमारे वैल्यू एडिशन के प्रोसेसेस थे, व्हीट से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। अब ये होता है हमारा एक वैल्यू चेन, क्योंकि हर स्टेज पे हमारा वैल्यू एडिशन हो रहा है, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एक चेन, क्योंकि ये हमारी चेन की तरह चली जा रही है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों के आजकल जो इंडिया है वो फोकस कर रही है कि अब हम अगर इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें, तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनना होता है कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग, जैसे अगर कोई कार बन रही है तो कार में भी ऐसे अलग अलग स्टेप्स होंगी, है ना। कहीं पे उसकी असेंबली होगी, कहीं डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहीं बनाएंगे, कहीं बेचेंगे। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स या ग्लोबल एक्चुअली वैल्यू चेन है ये। कैपेबिलिटी सेंटर्स तो अलग चीज है, अभी मैं ग्लोबल वैल्यू चेन का कॉन्सेप्ट बताने लगी आपको। तो ग्लोबल वैल्यू चेन का मतलब यही होता है कि ये जो चेन बन रही है ये ग्लोबल हो, मतलब कार की मैन्युफैक्चरिंग अगर चाइना में हो रही है तो कार की डिस्ट्रीब्यूशन कहीं और हो, कार की असेंबली इंडिया में हो, डिस्ट्रीब्यूशन अमेरिका में हो, आउटसोर्सिंग जापान में हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब अगर ब्रेड बनाने के केस में अगर व्हीट में ले रही हूँ इंडिया से, आटा बन रहा है यूएसए में, मिक्स हो रहा है यूके में, और ब्रेड बन रही है चाइना में, तो इसको मैं बोलती हूँ ग्लोबल वैल्यू चेन, ठीक है। तो ग्लोबली वैल्यू चेन को बनाना, तो इंडिया फोकस कर रही है कि इंडिया भी अब अलग अलग बड़ी बड़ी ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बने, मतलब हर प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई ना कोई स्टेज ऐसी हो जो इंडिया में हो। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बनता है भाई। अगर तुम्हें मैं व्हीट ही नहीं दूंगी तो तुम आगे चलकर ब्रेड कैसे बनाओगी। तो इंडिया वांट्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन। और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो मैं आपको बता रही थी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स मतलब वो होते हैं कि बड़े बड़े एरिया जहाँ पे बहुत सारा काम एक साथ हो, ठीक है, जिससे वेस्टेज ना हो हम लोगों का। ओके, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड। तो ये भी मुझे ध्यान आ गया तो बता दिया। तो ये भी एक बहुत फेमस टर्म है। एनीथिंग एल्स? ठीक है, तो ग्लोबल वैल्यू चेन और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर दोनों पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई बाहर की कंट्री हमारी कंट्री में आकर अपना ऑफिस खोल रही है, मतलब कोई बाहर की एमएनसी हमारी कंट्री में आकर अपना ऑफिस खोले, तो उससे होगा क्या, वो हमारे यहाँ के ऑफिस बनाएगी, सेटअप करेगी, ग्रोथ होगी, लोगों को जॉब मिलेगी, इनकम बढ़ेगी, एक्सेट्रा। तो इंडिया को यहाँ पर भी अच्छा बनना है कि दूसरी कंट्रीज हमारे यहाँ आकर अपना ऑफिस खोले, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।